मॉर्निंग बच्चों आप सबकी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई। आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। अब आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो अब आप सबको अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे केंद्रित करना है। बेटा, आज हम आप सबको हिंदी फर्स्ट में पाठ 5 फूल और कांटा नामक कविता पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस कविता को बहुत अच्छे से आप लोग जो है इसको खुद भी पढ़िएगा और इसका अर्थ भी समझिएगा। इसका अर्थ कविता भी बहुत अच्छी है। इस कविता से उपाध्याय ने लिखा है और इस कविता का अर्थ हम आपको अभी तो चलिए हम सबसे पहले आपको थोड़ा बताते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। कवि कह रहे थे, व्यक्ति हो या पदार्थ, गुण अवगुण के कारण ही वह किसी को प्रिय अथवा अप्रिय होता है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने यही बात फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्त की है, मतलब उन्होंने लोगों को समझाया है। कह रहे हैं कि कवि इसमें कह रहा है कि जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद एक ही सी चांदनी है डालता। बहुत अच्छी कविता है ये। इसमें देखिए कवि कितना सुंदर कह रहा है। कवि कह रहा है कि फूल और कांटे का जन्म लेते हैं जगह में एक ही, फूल और कांटे का जन्म एक ही पौधे से होता है। प्रस्तुत कविता में फूल और कांटे के गुण दोषों का वर्णन कवि ने किया है। तो बच्चों, जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। कवि को जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि फूल और कांटे का जन्म एक ही पौधे से होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता, और रात में चांद भी उन पर एक सी चांदनी डालता है। दोनों का पालन पोषण एक सा होता है, मतलब कि चाहे वो फूल हो चाहे कांटा हो, सब पर एक ही समान प्रभाव पड़ता है और दोनों का पालन पोषण भी एक सा ही होता है। दूसरा पैराग्राफ आपका है, कह रहे मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो बच्चों, जब फूल और कांटे में ये गुण दिखाया जाए, उसी तरीके से व्यक्ति में भी होता है। कह रहे हैं कि मेघ उन पर है बरसता एक सा। कवि हरिऔध जी कहते हैं कि उपाध्याय सिंह हरिऔध जी कहते हैं कि बादल उन पर एक सा जल बरसाते हैं, मतलब कि चाहे फूल हो और चाहे कांटे हो, दोनों पर बादल जो है एक सा ही जल बरसाते हैं। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, और हवाएं भी उन पर एक सी बहती हैं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन सदा यही देखने में आता है कि दोनों के ढंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जबकि उन पर एक साथ जल बरसाते हैं, हवाएं भी उन पर एक सी ही बहती हैं, इसके बावजूद भी उनके हमेशा ढंग जो होते हैं अलग अलग ही दिखाई देते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरे का है बेध देता श्याम तन। कितना खूबसूरत कवि ने लिखा है। कह रहा, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, जब कांटा किसी की उंगली छेद देता है, फाड़ देता है किसी का वरवसन, और कभी किसी के अच्छे वस्त्रों को फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, प्यार के रंग में डूबी हुई तितलियों के पंखों को कतर कर, भौरे का है बेध देता श्याम तन, पंखों को कतर कर भौरे के श्यामल तन को चीर देता है। वही फूल, कह रहे फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। वही फूल तितलियों को गोद में लेकर अपनी पंखुड़ियों से रस पिलाते हैं, तथा निज सुगंधी और निराले रंग से
है सदा देता कली जी की खिला, करें और अपने सुंदर रंग से सभी को प्रसन्न कर देते हैं। कौन? फूल। क्या करता है वो? जो है तितलियों को अपनी गोद में लेकर अपनी पंखुड़ियों से भौरों को रस पिलाता है तथा अपनी सुगंध और अपने सुंदर रंगों से सभी को प्रसन्न कर देता है। अब आपका लास्ट पैराग्राफ है, खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि कह रहा है कि जहां कांटा सबकी आंखों में खटकता है, खटकता एक सबकी आंख में, मतलब कि फूल और कांटा दोनों है, एक सबकी आंख में क्या है? खटकता रहता है। जहां कांटा सबकी आंखों में खटकता है, दूसरा है सोहता सुरशीश पर, कह रहे हैं वहीं फूल देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि कह रहा है कि चाहे कितना ही बड़ा कुल हो, कुल मतलब खानदान, जरूरी नहीं है कि बालक में वही बड़प्पन के संस्कार आए। एक कुल में जन्म लेने के बावजूद भी दो बच्चे अलग अलग स्वभाव के निकल सकते हैं। एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, लेकिन दो बच्चे होते हैं और दोनों बच्चों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह दोनों का स्वभाव है। उसी तरीके से इस फूल और कांटे का भी वर्णन कवि ने किया है कि एक पौधे में जन्म लेने के ही बावजूद भी दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं। तो कवि ने बेटा आपके इस कविता में यही वर्णन किया है। कविता का अर्थ हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपको बेटा मुख्य शब्द और उनके अर्थ बताने जा रहे हैं। तो ये अर्थ आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आपका पहला शब्द है मेघ, मतलब बादल। ठीक, फिर आपका है बेटा अनूठा, अनूठा मतलब अनोखा। फिर आपका तीसरा है बेटा सुगंध, सुगंध मतलब क्या होता है? खुशबू। फिर आपका फोर्थ है सुरशीश, मतलब होता है देवता का सिर, देवता का सिर। फिर आपका फिफ्थ है निराले, निराले का अर्थ होता है सबसे भिन्न या अनूठे। सबसे भिन्न भी होता है और अनूठे भी होता है। तो बेटा ये जो आपका ये चैप्टर है बहुत ही अच्छा है। इसको खूब अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, इस कविता को याद भी करिएगा और इसको जितनी भी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपको कम लगेगा, क्योंकि इतनी अच्छी कविता है। और बार बार आप इसको पढ़ के और इसका अर्थ ध्यान से समझिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो फिर हमसे आप लोग उसको पूछेगा, और इसकी एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। धन्यवाद।